So good morning everybody. कैसे हैं आप लोग? How are you? Fine. Some of you are fine. Rest are busy. Okay. मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा. I'm doing very good. चलिए जी. तो सेक्शन नंबर 20 हमने पढ़ लिया था. अब आ जाते हैं हम सेक्शन 21 पर. लेकिन उसके पहले वन क्वेश्चन अ डे हम डिस्कस कर लेते हैं. राइट? आज तो 4 क्वेश्चन हो गए होंगे ना. भाई संडे मंडे सर दिन ही लिखना है. उसमें कोई एग्जाम्शन तो है नहीं. ये 3 नहीं बेटा, संडे का भी तो लिखोगे कि नहीं? ओके. क्वेश्चन नंबर, नहीं ये वाला नहीं है. गलत खोल गया ये. एक मिनट बेटा, मुझे वापस चेक करना पड़ेगा. कुछ गलत ओपन कर लिया मैंने फाइल. ओके. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें हम बात. क्वेश्चन नंबर 1 ने लिखा है, ऋषभ एंड हिज फ्रेंड्स गॉट इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 नेम्ड एज ऋषभ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड. The company was incorporated on 31st December 2014. While preparing their first financial statement, one of the directors advised that the first P&L account should be made for the period ending on 31st March 2016. Can they make P&L for 15 months period? Say yes or no.
नो कह रहे हैं आप? नो के लिए हाथ उठाओ, यस के लिए हाथ उठाओ। ओके, यहाँ पे टाइप करो यस या नो फटाफट बेटा, जो ऑनलाइन है बच्चे। सो मेजॉरिटी इज सेइंग नो एंड द आंसर इज करेक्ट. No is the correct answer. Will it make any difference if the company was incorporated on 14th of February 2000? Then क्या वो फिर मार्च 16 में एंड कर सकते हैं? Yes. तब जाके ये क्या हो जाता? Yes हो जाता, फिर ये no नहीं रहता. तो इसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल आंसर है नो फुल स्टॉप, यस फुल स्टॉप. शॉर्टेस्ट पॉसिबल आंसर. सर नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. मैंने शायद आपको बोला था कि 1 मार्क के लिए मैक्सिमम 5 लाइंस. नहीं बोला? अब बोलता हूं, सुनो. एक नंबर के आंसर के लिए ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइन लिखनी चाहिए? 5. तो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 30 लाइंस. एग्जाम में जो कॉपी आएगी वो ऐसे लैंडस्केप मोड में नहीं होती है, पोर्ट्रेट मोड में होती है, ऐसे लंबाई में ज्यादा होती है. उस कॉपी में 30 लाइंस छपी हुई आती है, लाइंस छपी हुई आती है. एक और आपको बात बोल दूं कि मोस्टली ये लाइंस ब्लैक कलर से छपी हुई आती है. थोड़ा सा अनकंफर्ट आता है, इससे डिस्कंफर्ट आता है, क्योंकि अपने को ब्लू लाइंस छपी हुई देखने की आदत है. ब्लैक है आपकी कॉपी में? अरे वाह, ग्रेट, वेरी नाइस. तो ये एक सिमिलैरिटी होगी. दूसरी बात, ये जो लाइन छपी है बहुत ही परफेक्ट छपी हुई है, उसकी थोड़ी ब्लर छपी हुई आती है. आपने देखा होगा ना फाउंडेशन के एग्जाम में, वो लाइन की प्रिंटिंग क्वालिटी सुपर नहीं होती, क्योंकि पेज की क्वालिटी सुपर नहीं होती. एनीवेज, काफी मोटी कॉपी आती है वो, 32 36 कितने, 32 पेजेस. मतलब 32 पेजेस फॉर राइटिंग आते हैं कि वो पहले 4 पेज जोड़ 2 पेज? 32 पेजेस फॉर राइटिंग. 32 पेज की कॉपी आती है. मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर आप अच्छा ढंग से आंसर लिखें पढ़ने लायक अक्षरों में, तो प्रैक्टिकली 20-25 पेज से ज्यादा, वो जो बीच में पेज वेज छोड़ दिए वो नहीं, मैं सिर्फ जितने फुल पेजेस लिखे हैं उनकी बात कर रहा हूँ. प्रैक्टिकली 20-25 पेजेस से ज्यादा आप नहीं लिख सकते. इसलिए आपको ये लेंथ डिसाइड करके रखनी चाहिए, मैक्सिमम 5 लाइन. तो 6 मार्क्स के लिए मैक्सिमम कितनी लिखेंगे? 30 लाइंस. अब एग्जाम की कॉपी में छपी हुई आती है 30 लाइंस, लेकिन पहली और आखिरी लाइन बोल्ड लेटर्स में छपी होती है, बोल्ड फॉन्ट में छपी होती है. उसका मतलब ये है कि उसको छोड़ना है. बीच में कितनी लाइन बची है आपके पास? 28. उसमें मार्जिन पहले से खींची हुई आती है, हेरा फेरी करने की गुंजाइश ही नहीं होती है कि मार्जिन इतनी ब्रॉड रखूंगा और लेफ्ट भी रखूंगा और राइट भी रखूंगा. बीच में ऐसा पतला सा कॉलम बचेगा, उसमें फॉन्ट साइज 72 बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगा मैं. नहीं 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 नहीं. तो मतलब ये निकला है कि आपको वो एक पेज लिखना है मैक्सिमम. सर ये तो आपने मैक्सिमम लेंथ बता दी, मिनिमम भी बता दो. मिनिमम इसका हाफ कर लो कि भाई मैक्सिमम आप 30 लाइंस लिख रहे हो तो मिनिमम कितनी लाइन लिखनी चाहिए? 15. ताकि थोड़ा सा आंसर लगे कि कुछ तो लिखा है आपने. एकदम आपने लिख दिया नो एंड यस. कॉपी चेकर किसी दिन फोन ही लगा ले आपको नंबर ढूंढ के, बोले यार तू कर क्या रहा है? बोले आई एम एफिशिएंट पर्सन. कट द फोन नाउ. फालतू बातें मैं करता नहीं हूँ, एकदम पिन पॉइंटेड बातें करता हूँ. नहीं चलेगा ना बेटा, वो एमसीक्यू में चलता है ना पिन पॉइंटेड, यहाँ थोड़ा इलाबोरेट तो आपको करना पड़ेगा. तो देखो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे. यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी. सबसेक्शन कौन सा है? एकदम छाप के लाओ दमादम है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ब्रैकेट में 41 of the Companies Act 2013, financial year means a year ending on 31st of March. अपने मन से भी थोड़ा जोड़ सकते हो, and beginning on 1st of April. But if a company is newly incorporated, then the financial year begins
from the date of incorporation of the company, and it ends on coming 31st of March. If the company is incorporated up to 31st of December, then it is 31st March of the next calendar year. But if the company is incorporated on or after 1st of January, then it should be 31st March of the next calendar year, not the current calendar year. Okay? अब आपको लगे कि यार ये इतना सफिशिएंट है तो ये प्रोविजन यहीं रोक दो. किसी क्वेश्चन में लगे कि नहीं मेरे को प्रोविजन और बड़ा लिखना है क्योंकि आंसर बड़ा करना है, तो इसी प्रोविजन में कुछ और बातें जो इस केस से रिलेटेड नहीं है लेकिन है इसी प्रोविजन का हिस्सा, वो लिख दो. बट इफ ए कंपनी हैज गॉट अ होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, and for the purpose of alignment of financial statement with that holding subsidiary or associate company, if the company wants to follow a different financial year, then it can apply to whom? Central government. And central government, once the central government gives approval, then it can follow a different financial year. आपको लगे नहीं यार आंसर और बड़ा करना था प्रोविजन को लेके. Before 1st of November 2018, this power was available with National Company Law Tribunal. If any cases were pending on that particular cutoff date, those matters will be solved by NCLT only, and thereafter only new applications will be given to central government. No pending cases will be transferred. बहुत ही फालतू बात थी ये, पर आपको तो आंसर की लेंथ बढ़ानी थी और ये प्रोविजन का हिस्सा है. भाई कोई पिक्चर की स्टोरी थोड़ी लिख रहे हो आप कि कटप्पा को क्यों मारा. आप तो आंसर देने की कोशिश करो तो लिख दो पूरा. नहीं सर मैं थोड़ा कंट्रोल्ड रखना चाहता हूँ छोटा, तो फिर ये जो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर वाले प्रोविजन को कट मार दे. फिर प्रोविजन लिखने के बाद में आप करोगे डिस्कशन. जरूरी नहीं है कि आप टाइटल लिखोगे दिस इज प्रोविजन और ये 6 लाइन, दिस इज डिस्कशन और ये 6 लाइन, दिस इज कंक्लूजन. ऐसे टाइटल देने की जरूरत नहीं है. और सर मैंने टाइटल लिख दिया तो कोई बात नहीं, जरूरत तो नहीं थी. तो नादान समझेगा वो आपको कि अरे यार ये मेरे को पागल समझता है. कोई बात नहीं, बच्चा है, माफ किया. डिस्कशन. इन द गिवन केस ऋषभ एंड हिज फ्रेंड्स गॉट. अब देखो डिस्कशन को भी छोटा और बड़ा करना आपके हाथ में. मैं आपको पहले बड़ा डिस्कशन बताता हूं. In the given case, Rishabh and his friends got incorporated a company under the Companies Act 2013, named as Rishabh Consultant Private Limited. The company was incorporated on 31st of December 2014. While preparing first financial statement, one of the directors advised that the first profit and loss account should be made for the period ending 31st of March 2016. सर ये तो आप वही का वही पढ़ रहे हो. हाँ बोलो ना बड़ा आंसर. But looking at above provisions, the first financial year should end on 31st March of the next calendar year. अब conclusion की तरफ हम बढ़ रहे हैं. In the given case, company is incorporated on 31st of December 2014. Therefore, its first financial year should end on 31st of March 2015. Therefore, we can conclude that director advice given by one of directors to follow 31st March 2016 as first financial year is a wrong advice. Provision भी हो गया, सॉरी डिस्कशन भी हो गया और लगे हाथ कंक्लूजन भी हो गया. अक्सर ही पैराग्राफ चेंज करके कंक्लूजन लिखना फीजिबल नहीं होता, डिस्कशन वाले पैराग्राफ में ही कंक्लूजन भी आ जाता है. But if the company was incorporated on 14th of February 2015, then its first financial year must end on 31st of March 2016. सर थोड़ा डिस्कशन कंक्लूजन को छोटा करके भी बताइए ना आप. सारे साइज में दे रहा हूं मैं आपको, सारे कलर्स में, सारे साइजेस में दे रहा हूं. एक बार बता रहा हूं, आगे से फिर आप खुद छोटा बड़ा कर लेना आंसर. थोड़ा छोटा करें डिस्कशन. दिस कम इन द गिवन केस company was incorporated on 31st December 2014. Hence, first financial year should end on 31st March 2015. But if company is incorporated on 14th February 2015, first financial year should end on 31st of March 2016. ये छोटा डिस्कशन और कंक्लूजन. कितना छोटा कितना बड़ा आंसर करना है. आपको तो वो चावल का घोल दे दिया इडली डोसे वाला. अब आप उसको इडली के मोल्ड में रखोगे तो साइज ये वाला आएगा. और आप बोलो कि मैं डोसा बनाऊंगा तो साइज ये हो जाएगा. और आप बोलो मैं इतनी ही घोल से, इतनी बैटर से मैं पेपर डोसा बनाऊंगा तो साइज और बड़ा हो जाएगा.
दैट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना फैला करके लिखना चाहते हो। बार बार हर क्वेश्चन में अब मैं ये बात डिस्कस नहीं करूंगा। ये चीज आपको खुद को समझ में आनी चाहिए, आती भी है क्योंकि आज तक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख के ही आप यहां तक आए हो। एमसीक्यू नहीं था नर्सरी से लेकर के सीए फाउंडेशन तक, हर बार आंसर लिखे हैं आपने। एक्चुअल प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, अभी तो क्या होता है आप नोट्स से आंसर पढ़ते हो लिखते हो तो आपको लगता है असली प्रॉब्लम है कि मैं आंसर लिखूं कैसे वो बताओ। एक दो टेस्ट दोगे ना तो असली प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि मैं याद कैसे करूं। मेरे को तो वैल्यू पॉइंट्स ही नहीं याद है सर, फिर मैं क्या करूं, वो प्रॉब्लम। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं आंसर लिखूं कैसे, दैट्स अ प्रॉब्लम, तो घर जाके अब जो आज क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, किताब को हाथ मत लगाना एक भी बार, और फिर आंसर लिखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना और आंसर लिखना शुरू कर देना। मालूम पड़ जाएगा कि असली प्रॉब्लम है कि याद कैसे करूं। रटने पर ध्यान दो। तो आप ऐसी बातें करते, क्योंकि समझा तो मैं चुका हूं, समझ तो आप चुके हैं। रिवीजन ऑडियो मैंने दे दिए, मेमोरी हुक्स मैंने दे दिए, कीवर्ड को मैंने बोल्ड कर दिया। टेस्ट हम जल्दी ही ऑर्गेनाइज करेंगे, आप बोलो तो कल कर लेंगे, वो दिक्कत नहीं है। अब ले दे के बची एक चीज है, और वो है आपके एंड पे पेंडिंग, और वो है रटना। ये एग्जाम मेमोरी बेस्ड एग्जाम है, माइंड इट। आप आईआईटी की एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं जहां स्किल बेस्ड आपको एग्जाम पूछेंगे। दिस 800 मार्क्स ऑफ एग्जाम, एटलीस्ट 500 मार्क्स आर मेमोरी बेस्ड। तो रटना तो पड़ेगा। नहीं सर मेरे से नहीं हो पाएगा, दूसरा कोर्स ढूंढो। सर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आइडियल आंसर क्या होना चाहिए? मोहित बताया ना बेटा, मैक्सिमम 5 लाइन एक नंबर के लिए। ठीक है सर, टेलीग्राम के लिंक वापस दे दीजिए, मंडे को दूंगा मैं। आज मंडे है क्या? बस अगले मंडे को दूंगा, इस बीच में पूछना मत। हर मंडे को एक बार दूंगा, आज को छोड़ करके। मुझे मालूम है उसके बाद भी बार बार बच्चे आएंगे। चलिए ठीक है, समझ में आ गई ना ये वाली बात आपको? चलो फिर एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है वो देख लेते हैं हम जरा। कुछ गलत फाइल्स ओपन हो रही, मुझे मोबाइल में ही देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 वाज एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड इन ईयर 1990, यही वाला है ना? Under the erstwhile Companies Act 1956, initially it had 2 members. In 2015, it received 198 share application form and issued 198 new share certificate. लो जी, तो 2 और 198 कितने हो गए पूरे? 200। 98 certificates were issued to individuals. अच्छा, and 100 certificates were issued to joint holders. Out of 100 joint holders, 50 are having 2 joint holders each, and remaining 50 are having 3 joint holders each. 50 into 2 is 100, 50 into 3 is 150, 100 plus 150 is 250, 250 plus 98 plus 2 is equal to 350. नहीं नहीं, नेचुरल पर्सन जो हैं वो अभी गिनेंगे कितने वो देखते हैं, पर लोग कितने, भीड़ कितनी इकट्ठी हुई। नाश्ता करना करवाना पड़ा तो कितने लोगों का इंतजाम करना पड़ेगा? 350। नाश्ता कितने लोगों का बनेगा एजीएम में? 350। देखना जरा, 350 के पोहे बनवाने, काउंट करो तो एक बार फिर से, कितने लोगों के पोहे जल्दी बनवाऊं? गिनो ना। अरे अभी आते हैं, अभी अभी तक तो गिन लो, अभी तक के दो। अरे यार 50 इंटू 2 कितने हो गए? 100। 50 इंटू 3 कितने हो गए? 150। कितने हो गए टोटल? 250। 98 इंटू 1 कितने हो गए? 98। दो पहले कितने हो गए? 100। तो 250 प्लस 100 कितने हो गए? 350। आगे बढ़ो। Also in year 2003, it issued shares to 150 of its employees. ले 350 प्लस 150, 500 लोगों के पोहे बनने अब तो भाई।
आउट ऑफ दैट 50 एम्प्लॉइज वर रिटायर्ड टिल ईयर 2015. अब ये 150 में से 50 रिटायर भी हो चुके हैं. एंड स्टिल होल्डिंग शेयर्स इन द कंपनी. ये पोहे खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे ना यार, मीटिंग में तो आएंगे. मतलब मीटिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ. आएंगे, आएंगे तो खाएंगे ऑब्वियसली. ABC Private Limited had a paid up capital of rupees 10 crore and annual turnover of rupees 50 crore. ऊपर से टर्नओवर इतना सारा है, एक तो मेंबर इतने सारे, ऊपर से टर्नओवर इतना सारा, ऊपर से पेड अप कैपिटल इतनी सारी. ये तो पक्का ही पब्लिक कंपनी भाई. ये पक्का पब्लिक कंपनी है. इतना हाई टर्नओवर, इतनी हाई कैपिटल, इतने 500 मेंबर का भीड़. बोलो पब्लिक की प्राइवेट? प्राइवेट. धर्मेंद्र आस्किंग की हिंदी में कैसे लिखेंगे? भाई स्ट्रक्चर तो यही है ना. अरे धर्मेंद्र कैसी बात कर रहे हो बेटा? स्ट्रक्चर तो यही है ना, प्रोविजन, डिस्कशन और कंक्लूजन. अब मैं उसको हिंदी में बोल दूं, उससे फर्क क्या पड़ेगा? इतनी इंग्लिश नहीं आती आपको? बताओ. वो शुद्ध हिंदी बोल दी तुम तकलीफ में आ जाओगे. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 41 के अनुसार वित्तीय वर्ष से तात्पर्य एक ऐसे वर्ष से है जो 1 अप्रैल को शुरू होकर के 31 मार्च को खत्म होता है. ये बोलना पड़ेगा फिर मुझे. लेकिन यदि किसी कंपनी का पंजीकरण 31 दिसंबर या उसके पहले हुआ है तो आगे आने वाले पंचांग वर्ष के 31 मार्च को वित्तीय वर्ष को अंत हुआ समझा जाएगा. या फिर अगर कंपनी, तो भाई ये है यार, हिंदी अनुवाद सुन के क्या करोगे? मैं तो आपको आंसर का स्ट्रक्चर बता रहा था. हिंदी इंग्लिश तो आप खुद हैंडल करोगे. चलो अब हम देखें आंसर क्या लिखेंगे. भाई आंसर बहुत सिंपल है. सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन दे डालो, उसमें 200 वाली बात लिख दो, उस 200 वाली बात की जो 3 एक्सेप्शन है वो लिख दो. ये हो गया आपका प्रोविजन. डिस्कशन में यही सब करके बताना, ये 50 है नहीं, ये 150 है, ये ऐसे. उसमें बोलना 2 को गिनेंगे 2, 98 को गिनेंगे 98 और 100 को गिनेंगे 100. भले वो जॉइंट होल्डर्स हैं. Joint holders will be counted as 1. Employee members will not be counted. Ex-employee member will not be counted. So finally, company has 2 plus 98 plus 100 is equal to 200 members. Or public company has nothing to do with turnover and paid up capital. Therefore, finally, it is a private company. ठीक है? जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि सर मेरे को लिखते नहीं आता है, तो आप तो आके मेरे को ओरल टेस्ट दे देना. जिसको ये प्रॉब्लम है कि सर याद तो मेरे को सब है, बस लिखते नहीं आता, सब पूरा रटा हुआ है जुबान पे बिल्कुल, बस लिखते नहीं आ रहा है, बस लिखते ही नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है, तो आप तो यहाँ आ जाना. यहाँ स्टेज पे मेरे पास माइक आपको दे दूंगा, आप बोल के बता देना, आपको लिखने से मैं एग्जाम्पशन दे दूंगा. जिसको बस लिखते नहीं आ रहा है ना, उसको लिखने की छूट है, यहाँ आके बोल के जाना है. और सर ऑनलाइन वाले तुम्हारा माइक ऑन कर दूंगा, तुम बोल देना, वीडियो ऑन करना, माइक ऑन करना, हो जाएगा काम. सर 100 क्यों मानेंगे? ज्वाइंट होल्डर को तो एक ही मानेंगे ना. अरे बेटा रिशिता सुनो, वो 100 लोगों ने मिलके एक शेयर नहीं लिया है, उनमें से 50 लोगों ने 2-2 के पेयर में शेयर लिए हैं. एक मिस्टर ए और मिसेस ए ने एक शेयर सर्टिफिकेट लिया है, ये एक हुआ. फिर मिस्टर बी और मिसेस बी ने मिलके एक शेयर सर्टिफिकेट लिया है, ये दूसरा हुआ. ऐसे 50 है बेटा. वो 100 के 100 ने मिलके एक, क्वेश्चन तो पढ़ो ध्यान से बेटा. है? और कौन सा थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखो. ऑफ इसमें तो डेफिनेशन है सीधी सीधी. ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंस. 6 नंबर का है, 3 बातें पूछिए, बड़े मजे से लिख करके आ जाओ. कभी कभी एग्जाम में ऐसा होगा कि वो बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे और 6 नंबर अलॉट कर देंगे. सर मैं इसको कैसे जबरदस्ती खींच के लंबा करूं? पहले प्रोविजन लिख दो, फिर एक एग्जाम्पल बना के लिख दो. सर एग्जाम्पल बना के लिखने के बाद भी आंसर छोटा है तो बस फिर अब छोटा ही रहने दो, क्योंकि इससे बड़ा आंसर पॉसिबल ही नहीं है. बात खत्म. अरे आप डायमंड रिंग खरीदने गए, आपने 20 लाख रुपए दे दिए, उसने छोटी सी रिंग दे दी, आप बोले पागल है, 20 लाख में थोड़ी बड़ी चीज तो दे. वो डायमंड रिंग है, वो छोटी आती है. तो ठीक है ना, आपका आंसर इतना डायमंड जितना प्रेशियस लिख दिया है अगर आपने, तो फिर लेंथ से कोई मतलब नहीं होगा. ये एक्सेप्शनल केस के लिए बात कर रहा हूं मैं. सर केस लॉ में जो आपने पढ़ने को कहा था उसमें 9, 10 और 11 केस लॉ डिस्कस कर लीजिए. केतन शर्मा इज सेइंग
ठीक है बेटा, कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन बचा है। हाँ, पहले चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पी प्राइवेट लिमिटेड हैज पावर टू अपॉइंट 2 डायरेक्टर्स इन क्यू, ऑल्सो इट हैज पावर टू रिमूव ए थर्ड डायरेक्टर, देयर आर टोटल 5 डायरेक्टर्स इन क्यू। क्या ये सब्सिडरी है? हाँ, यस और नो? हाँ, यस। ओके, इधर चैट बॉक्स में तो बताओ बेटा। यस, इट इज अ सब्सिडरी, यू आर राइट। बट फिर आंसर में पहले सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन लिख दो, फिर होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन लिख दो, फिर इस केस में डिस्कस करो कि टोटल 5 डायरेक्टर हैं, उसमें से 2 कुर्सी पे बिठाने का पावर है, एक पे हटाने का पावर है, तो टोटल 3 कुर्सी कंट्रोल में, 5 में से 3 कुर्सी कंट्रोल में है, तो इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड इफ इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दैट कंपनी इज सब्सिडरी एंड माय कंपनी इज होल्डिंग। वेरी सिंपल। चलिए, अब केस लॉ आप बोल रहे थे कि 9, 10 और 11 केतन वाज सेइंग। नाइन में लिखा है एक अमेरिकन कंपनी ब्रिटेन में फिल्म बनाने आई, एन अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूस ए फिल्म इन द नेम ऑफ बी अ ब्रिटिश कंपनी। क्या हुआ कि एक अमेरिकन कंपनी को ब्रिटेन में एक फिल्म बनानी थी, तो उन्होंने ब्रिटेन में पहले क्या करा कि एक सब्सिडरी बना ली, और उसके सारे के सारे शेयर अमेरिकन कंपनी ने होल्ड कर लिए, और फिर ये ब्रिटिश कंपनी ब्रिटेन में फिल्म बना रही है। तो ब्रिटिश कंपनी अगर ब्रिटेन में फिल्म बनाती तो उसको हर जगह पर टैक्सेस और चार्जेस और फीस बहुत कम लगती, लेकिन अमेरिकन कंपनी ब्रिटेन में फिल्म बनाती है तो टैक्सेस चार्जेस क्या लगते हैं? बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब ऐसे केस में सरकार ने इस बात को पकड़ लिया और ब्रिटिश कंपनी का पर्दा हटाया, और पर्दे के पीछे पता है कौन मिला? अमेरिकन डायरेक्टर्स और अमेरिकन शेयर होल्डर्स। उनको बोला यू चीटर्स, थप्पा। या आपने बोल दिया एक्सप्रेस, वॉट एवर इज द केस, मे बी आपने पर्दा हटाया और आपने बोला एक्सप्रेस। खेलते थे कि नहीं यार, एक्सो प्रेस। हाँ, एक्सप्रेस तो हम बोलते हैं, तब एक्सो प्रेस बोलते हैं, एक्सो प्रेस। वो थप्पा करता, उसके पहले हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया। अरे, तुम अंदर से अमेरिकन निकले ना, बाहर से ब्रिटिश, तुमने मास्क लगाया हुआ था, पकड़े गए, चलो अब पूरे टैक्सेस दो। बोले अंदर बाहर क्या होता है, कंपनी तो कंपनी है। बोले नहीं, कंपनी हैज गॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। बोले कोई सेपरेट एंटिटी फेंटिटी कुछ नहीं है, तुम सब एक ही हो। बोलो बेटा। बेटा देखो, केस टू केस ये बात डिसाइड की जाती है इंटेंशन देख करके। क्या देख करके? इंटेंशन पे सब कुछ डिपेंड करता है। इनकी इंटेंशन मेलाफाइड थी, पैसे बचाने की, और सरकार इस बात का वायलेशन नहीं चाहती थी। आप ताजमहल देखने जाते हो ना, तो एंट्री फीस इंडियंस के लिए $20 और अमेरिकन के लिए $15। तो 5 कम ही है अपने से। तकरीबन $1000 मतलब उनके लिए। तो विदेशी मूल का व्यक्ति है तो $1000 देगा, इंडियन को 1000 बोलो तो बाहर से ही फोटो खींच ले। उसको ले तू जा, $20 में चले जा भाई, तू अंदर से दीवार कूद के आ जाएगा, नहीं तो पता पड़ा। अब आपको एक एक ब्रिटिशर जो है ना, वो देसी ब्रिटिशर हो जाए, चंट। अच्छा, मान लो वो रूल ये बना दें कि इंडियंस एंड देयर रिलेटिव्स सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, वो $20 में जाएंगे, तो आप गोरे को पकड़ लो, एक बोले अंदर जाना है, बोले यस, बोले देख तेरे $20 लगेंगे, तेरे 980 बचेंगे, अपन ना आधे आधे बांट लेंगे। बस अपने को ये कहना है कि तू जो है वो मेरा रिश्तेदार है। ठीक है, तो आप बात होगी भाई साहब की, रिश्तेदार आप ले गए, मतलब वो एकदम गोरा लंबा ऊंचा, और आप ब्रिटिश और हाइट में छोटे, और आप बोलो ये हमारे चाचा जी। बोले यार ये कैसे चाचा जी तुम्हारे यार? बोले हैं भाई साहब, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम, ये गड़बड़ है यार, दिस इज नॉट डन, पकड़े जाओगे। इंटेंशन का गेम है सारा,
कई बार कॉर्पोरेट वेल्थ को नहीं लिफ्ट करेंगे, उनको लगता है इंटेंशन और गवर्नमेंट किस बात को प्रमोट करना चाहती, वो बात। गवर्नमेंट जिस चीज को प्रमोट करना चाहती है उसको सब्सिडाइज करती है, जिसको डिमोट करना चाहती है उस पर टैक्स लगा देती है। जैसे सिगरेट और शराब, बहुत हेवी टैक्सेस है इनके ऊपर, बहुत हेवी टैक्सेस, क्योंकि इससे सामने वाले को ऑब्जेक्शन भी नहीं है। अरे बोले तू जो चाहिए ले ले, तू तो यार बॉटल दे इधर। गवर्नमेंट उसको डिस्करेज करना चाहती है तो हेवी टैक्सेस लगाती है। गवर्नमेंट सोलर एनर्जी को इनकरेज करना चाहती है तो आप बोलो हम घर के छत पे सोलर पैनल लगाएंगे, बोले ठीक है 50% सब्सिडी हम देंगे, 100% फ्री करेंगे, व्हाटएवर। तो ऐसे केस लॉ के डिसीजन भी ऐसे ही होते हैं कि गवर्नमेंट अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और फॉरेन फिल्म मेकिंग को बहुत प्रमोट करना चाहती है, उनके पॉलिसी मेकिंग में ही वो आ चुका है, तो वो कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करने से क्या कर देंगे, कोर्ट भी मना कर देगा कि भाई देश में जिस तरह का माहौल है तो सबको तो विदेशी कंपनियों को फिल्म बनाने के लिए इंडिया में वेलकम कर रहे हैं यार, कि तुम ही बना लो, हमसे बन ना पा रही है। या तो हम साउथ इंडिया की कॉपी करके बना पा रहे हैं या हॉलीवुड की बना पा रहे हैं, बॉलीवुड का खुद का तो दिमाग ही नहीं है। फैक्ट है ये। तो आपने बोला यार टॉम क्रूज को कि भाई साहब आप तो इधर ही आओ, पिक्चर आप ही बनाओ यार, हमारा नहीं होना है, कुछ नहीं हो पाएगा हमसे, आप बना दो इधर एक बढ़िया वाली पिक्चर। तो अब अगर माहौल ही ऐसा हो जाए कि उनको इनकरेज कर रहे हैं, ऐसे में अगर एक जजमेंट ऐसा आ जाए जिससे वो डिस्करेज हो रहे हैं तो देश की छवि बिगड़ती है उससे, तो फिर कोर्ट भी ऐसे डिसीजन नहीं देते। समझ गए आप इस बात को? वो एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है, बिसाइड्स द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, जो माहौल चल रहा है उस पे भी डिसीजन डिपेंड करते हैं। कोर्ट इनडायरेक्टली उनसे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आप इस सब पे दिमाग मत लगाओ कि ऐसा डिसीजन क्यों दिया, आप तो याद रखो अगर ऐसा केस आएगा तो ऐसा डिसीजन आएगा, फुल स्टॉप। हाँ, वो टैक्स इवेजन मेंशन नहीं है तो मैं बता रहा हूँ ना वो। अरे चलो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अब ब्रिटिश कंपनी ब्रिटेन में फिल्म बनाएगी तो उसको हर लोकेशन पे शूट की इजाजत मिलेगी। अमेरिकन कंपनी अगर फिल्म बनाएगी तो उसको बहुत सारी लोकेशन बैंड है कि वो इन लोकेशंस पे शूट ही नहीं कर सकती है, एम्बेसी के बाहर शूट नहीं करेगी, मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशंस के बाहर शूट नहीं करेगी, एयरपोर्ट के बाहर शूट नहीं करेगी। तो प्रॉब्लम आ रही है, ब्रिटिश कंपनी के नाम से जाएंगे तो सारी परमिशन मिल जाएगी। ठीक है यार, तुम लोगों ने गलत, ये केस लॉ भी मैं डिस्कस करूंगा तो बचा क्या है फिर तुम्हारे लिए यार। क्वेश्चन नंबर 10 भी बता दो सर। उसमें ये बोला है कि सब्सिडरी कंपनी का बिजनेस सरकार ने हड़प लिया तो होल्डिंग कंपनी ने सूट फाइल कर दिया, तो सरकार केस रिजेक्ट करने पे आ गई कि यार ये सब्सिडी का केस है, सब्सिडी लड़े, तुम कौन होते हो लड़ने वाले, होल्डिंग कहीं के। कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हुआ और बोला हाँ, जो होल्डिंग है वो भी ये केस लड़ सकती है। केस नंबर 11, इसमें बोला था कि अगर आप बिजली बना के बेचोगे तो टैक्स लगेगा, लेकिन बिजली बना के खुद इस्तेमाल करोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। तो इनकी सब्सिडरी कंपनी ने बिजली बनाई क्योंकि सरकार तो बिजली दे नहीं पा रही थी, यूपी का केस है। हाँ, तो वहां तो इलेक्ट्रिसिटी, एमपी में भी गाँव में ऐसी हालत ही है, वहां बिजली जाती नहीं आती है। शहरों में हम बोलते अरे लाइट गई यार, गाँव में लोग बोलते अरे लाइट आ गई, 2 घंटे रहेगी, फटाफट पंप चला के सिंचाई कर लो। दैट इज द फैक्ट। यूपी में और खराब हालत है, बिहार में और खराब हालत। तो सरकार बिजली नहीं दे रही तो हम फैक्ट्री कैसे चलाएं, तो हमारी कंपनी ने बिजली बनाना चालू कर दिया, पर वो सब्सिडरी बना रही है और होल्डिंग कंपनी को दे रही है फॉर एग्जाम्पल। तो सरकार बोल रही है अच्छा तुम दूसरों को बिजली बेचते हो, लाओ टैक्स दो। सर दूसरे नहीं है, हम एक ही हैं, देखो ना, पर्दा हटा के देखो ना, हम एक ही हैं। तो फिर देखा तो वाकई वो एक ही निकले, फिर टैक्स से माफी दे दी। बस अब इस पे और सवाल मुझसे मत पूछो, ये केस लॉ आपको पढ़ने पड़ेंगे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। चलो आ जाओ। केस लॉ भी हो गए, केस स्टडी भी होगी। बेटा आंसर कितने बच्चे लिख के लाए ईमानदारी से, झूठा हाथ उड़ा फेल हो जाओगे एग्जाम में 4 बार। 3 आंसर कम से कम जिन्होंने लिखे हैं वो हाथ उठाओ, और इधर यस लिखो जिन्होंने कम से कम 3 आंसर लिखे, झूठ बोलना मत। नहीं नहीं, 2 वो नहीं हुए, 3 लिखे वो यस लिखो बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो था आज नहीं बेटा, संडे को भी आंसर लिखना था। ये बात लिखवा दूं क्या, मैंने समझाई तो थी। मैंने कहा ना लोग अपनी सुविधा के हिसाब से गेले बन जाते हैं। संडे का भी लिखना था क्या?
भैया मैंने बहुत साफ बोला था, होली होगी, दिवाली, संडे होगी, मंडे, लॉकडाउन होगी, कर्फ्यू, आप मर जाओ चाहे जिंदा रहो, आई डोंट केयर। आपको एक आंसर लिखना ही है। यमराज आ गया, बोले 1 मिनट भाई साहब, एक आंसर वो लिख दें दो यार, कल सर परेशान करेंगे। अरे बोले कल तू रहेगा ही नहीं। अरे बोले पता नहीं, वो ऊपर से पकड़ के ले आएंगे। आंसर लिखना है, इससे ज्यादा कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बता दो अब। और हाँ, हम्म, चलो। तो बेटा बचे हुए देखो मैं बहुत सीरियसली एक बात कह रहा हूँ, जो बच्चे रेगुलरली 1 क्वेश्चन डे के आंसर लिखेंगे ना, यकीन मानिए एग्जाम में उनका परफॉर्मेंस मच बेटर होगा। ये एक टेस्ट है बेटा, ये रिटर्न टेस्ट है डेली बेसिस पर, ये मानो आप टेस्ट एनवायरनमेंट में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप पे भरोसा करता हूँ। ये क्वेश्चंस मैं अभी गायब कर दूंगा यहाँ से, और ये 5-5 क्वेश्चन की 20 टेस्ट बना के टेस्ट ले लूंगा, फिर दे देना आप। बात तो एक ही पड़ती है ना, कि मैंने 55 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर आपको पहले ही दे दिया। एक टेस्ट में 5 क्वेश्चन आते, तो मैंने 11 टेस्ट पेपर आपको आज ही दे दी इन एडवांस। टेस्ट का दबाव बनाए बिना, क्योंकि हर सब लोग दबाव बनाएंगे आपके ऊपर, तो आप ब्रेक हो जाओगे पूरा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में रोज ईमानदारी से एक क्वेश्चन का टेस्ट दे दें, और फिर नोट्स खोल के चेक कर लें कि आंसर कैसा है मेरा। मैं भी बता दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो अगर आप ऐसा करेंगे, मेरा यकीन मानिए कंपनी लॉ में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। नहीं करेंगे सर तो फिर नहीं आएंगे, वेरी सिंपल। फिर तो पास होने के लाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी है। थ्योरी में मैक्सिमम 80 टाइप के मार्क्स आते हैं, 99 टाइप के नहीं आते। ठीक है ना, कंपनी लॉ में बच्चों के हमेशा अच्छे आते हैं, क्योंकि मैं उनके पीछे पढ़ पढ़ करके उनको पढ़वाता हूँ। और आप मेच्योर हैं बच्चे, फिर आप चाहें कि मैं आपको बच्चों जैसा ट्रीट करूँ, कॉपी चेक करवाऊँ, और यहाँ मुर्गा बना दूँ जिसकी कॉपी में नहीं हो, फिर वो बहस करे क्यों नहीं कर पाए थे, फिर आधा ध्यान उसी में ही चला जाए आपकी मेरी इस जरे में कि क्यों नहीं करा होमवर्क। आपको वैसा सिस्टम चाहिए तो अपन लगा सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इम्पोज डिसिप्लिन, देखो फिर इम्पोज आएगा तो हिटलरशिप आ जाएगी, फिर मैं मोदी बन जाऊंगा, फिर मारूंगा पकड़ पकड़ के, फिर तो मतलब फिर निपटा दूंगा, फिर तुम्हारा डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी सब कर दूंगा, सर्जिकल स्ट्राइक सब होगा। फिर रोना मत, चूज कर लो ट्रैक। सेल्फ डिसिप्लिन इज ओके, और यू वांट मी टू बी हिटलर, वोट कर लेते हैं इसके लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए हाथ उठाओ। नहीं सर आप तो हिटलर बन जाओ, गोली मार, सिर फोड़ दो, सिर पर हथौड़ी मार के खरबूजे जैसा फोड़ देना, उठाओ हाथ। नहीं वोट नहीं पड़ रहे हिटलर के लिए। अच्छा हिटलर बनने के फिर मैं पैसे लेता हूँ, क्योंकि मेरी इमेज भी तो खराब होती है फिर। हिटलर फ्री में नहीं बनता हूँ। अरे इमेज, ब्रांड इमेज खराब हो जाती है हिटलर बनने से, गालियां खानी पड़ती है, घर बैठ के बददुआएं देते आप, भगवान करे इसका पेट टूट जाए आज। तो फिर उतने भगवान वहां मेरे को शनि मंदिर और सब मंदिरों में पूजा करवानी पड़ती है साथ में, पैसे लेता हूँ फिर उसके फ्री में नहीं होता वो। चलो आ जाओ आगे बढ़े। पढ़ लो बेटा। अब मेरा क्या कहना है, अपनी चॉइस से आए हो ना सीए में, तो फिर पढ़ भी लो ना, अब आ ही गए हो तो पढ़। ये पढ़ा दिया था, एक बार वापस से इसको क्विकली देख लेते हैं, हमने नोट्स में से पढ़ लिया था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करना हो तो उस पे क्या लगते हैं, साइन। अरे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने क्या करा, ऑडिट सीजन चला बड़ा जोरों पे, रात को 2-2 बजे तक ऑफिस में काम चल रहा है, आर्टिकल काम कर रहे हैं। आर्टिकल्स ने भी बहुत मेहनत करी, 10 आर्टिकल थे। सीजन खत्म हुआ, सीए ने सबको थैंक यू बोला कि तुम सब बच्चों ने अच्छा काम करा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, और मैंने तुम सबके लिए 20-20 हज़ार रुपए के चेक बना के रखे हैं। वाह सर, थैंक यू थैंक यू। बोले ऐसे ही मेहनत करते रहो, अगले साल साइन भी कर दूंगा। चेक से क्या होता है, चेक पे साइन होने से कुछ होता है।
डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक तब होता है जब उस पर साइन हो। सर कंपनी के हाथ नहीं है, साइन कैसे करेगी? कॉमन सील से मान लो वो भी नहीं बनाई हमने, फालतू 300 रुपये लग रहे थे, केएमपी साइन कर दे या कोई एरा गेरा नथु खेरा साइन कर दे, हु इज ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। सर बोर्ड ने उठा करके एक ऐसे ही गधे जैसे एम्प्लॉय को बोला कि तू ऑथराइज्ड है। भाई बोर्ड ने बोला है ऑथराइज्ड है तो ऑथराइज्ड है। सर बाद में कंपनी मुकर जाए कि केएमपी ने हमारे साथ धोखा करा, वो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है। बंदे ने साइन करे ना, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा आप ही ने दिया था। ये पढ़ा दिया था ना डीड्स वाला, मैंने नहीं पढ़ाया? ये तो मैंने बता दिया था कि सबसे हल्की चीज है डॉक्यूमेंट, उससे ऊंचा है इंस्ट्रूमेंट, उससे ऊंचा क्या है डीड। लिखा नहीं था तो अब छाप लो तुम, बस एक काम करो, अब समझा मैं ऑलरेडी चुका हूँ यार। कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट या हुंडी वो बंदा साइन करेगा जो ऑथराइज्ड हो। अथॉरिटी एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, रिटर्न, ओरल सब चलती है, लेकिन डीड में पर्सन ऑथराइज भी होना चाहिए, अथॉरिटी रिटर्न भी होना चाहिए, अथॉरिटी लेटर पे कॉमन सील भी लगनी चाहिए। अगर सील नहीं है तो दो डायरेक्टर से साइन करा लो या एक डायरेक्टर एक सेक्रेटरी से साइन करा लो। सर सेक्शन 10A नहीं पढ़ाया आपने? ऐसा याद पड़ता है कि पढ़ा दिया। प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा था पर 10A तो पढ़ा दिया था। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 10A की स्लाइड में से नहीं पढ़ा था बेटा, नोट्स से पढ़ा था। नहीं राजश्री, दोनों एक ही बातें हैं। ये जब छापो ना बेटा तो इसका फुर्सत जब मिले थोड़ा आसपास डब्बे अब्बे बना लिया करो। खाली टेक्स्ट ही टेक्स्ट उतार दिया सर मैंने, टेक्स्ट के बाद बॉक्स भी बनाओ, मेक इट कलरफुल, मेक इट ब्यूटीफुल, अच्छा लिखा करो।
चलिए, तो अभी ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 था बेटा, है ना। अभी आता है चैप्टर नंबर 3। सर ये चैप्टर 3 क्या है? ये देखो, ये है चैप्टर 3। क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? ये है चैप्टर 3, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। जरा एक मिनट, वो फिर साउंड क्लिप आएगी तो फिर आप बोलोगे आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हम्म। अब क्या होता है बेटा कि जब भी कोई कंपनी, देखो यार, मार्केटिंग इस दुनिया में इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, बिना मार्केटिंग के प्रोडक्ट बिकते ही नहीं है। तो आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, मैन्युफैक्चर करा, डिज़ाइन करा, और आपने बोला चुपचाप किसी को कानो कान खबर मत होने दो कि हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो बिकेगा क्या? आपको पूरे देश भर में एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर ऐड देने पड़ेंगे कि ये प्रोडक्ट है, एटलीस्ट ये तो बताना पड़ेगा लोगों को कि प्रोडक्ट है। टेलीविजन ऐड देने होंगे, रेडियो ऐड देने पड़ेंगे, डिजिटल मीडिया पे ऐड देने पड़ेंगे, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगाने पड़ेंगे। अगर आपको याद पड़ता हो तो जब ओप्पो और वीवो इंडिया में आया था, कुछ भी अगर आपको कुछ मेमोरी में रह गया उसका, रंग दिया था पूरा देश उन्होंने। इतने बैनर, इतने पोस्टर, इतने होर्डिंग, इतने टीवी एड, इतनी स्पॉन्सरशिप्स ऑफ टूर्नामेंट्स एंड ऑल स्पोर्ट्स, ह्यूज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट। पेनिट्रेशन मार्केटिंग ऐसे ही होती है, पहली बार जब बाजार में आप घुसते हैं ना, तब बाजार रंग देते हैं आप। कोको कोला जब इंडिया में सेकंड टाइम आया था, एक बार तो आके चला गया था, बैन हो गया था, उन्होंने 12 बजा दी थी पूरे देश में, जहां देखो वहां हर दीवार पे कोको कोला ही पुता हुआ दिखता, ऐसी हालत करी। जब तक ये लेवल की मार्केटिंग नहीं करते हो तब तक लोगों को पता ही नहीं चलता है कि देयर इज अ प्रोडक्ट विच इज बीइंग ऑफर्ड, तब जाके लोग उसको खरीदने को तैयार होते हैं। अब जब एडवर्टीजमेंट करते हो और आप सोचो सब सच बोल दो उसमें, कोको कोला का एड में वो बताएं कि देखिए भाई साहब, ये एक एरिडेड वाटर है, यानी पानी है जिसमें हमने गैस मिला दी है और एक रंग मिलाया है, ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर मिलाया है जो है एडिबल कलर, और अल्टीमेटली हार्मफुल है। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इससे कैंसर होने का खतरा है। ओ, और हमने कॉन्सेंट्रेट मिलाया है फ्लेवर के लिए, वो इतना स्ट्रांग है कि आप लंबे समय तक पिएंगे तो आपके दांत पीले काले पक्के हो जाएंगे, और दांतों के ऊपर जो एनामल होता है वो उस एसिड से धीरे धीरे गल जाएगा। और फायदा, अरे भूल जाओ, इससे आज तक किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। और बाबा रामदेव सही कहते हैं, कोको कोला बोले कि एक्चुअली टॉयलेट क्लीनर की तरह यूज करो, टॉयलेट एकदम क्लीन हो। यार ऐसी बात कि सर ये कोको कोला के बारे में बोल दिया आपने, मेरे बारे में बोल, सब वैसे ही है। जो चीज बाजार में बिकती है ना, उसके पीछे कमर्शियल इंटरेस्ट है। कुछ चीजों में ज्यादा ही कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाता है, सब में थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा चलता भी, क्योंकि इकोनॉमी उससे। और सब सच बोलते हैं, ये देखिए ग्लो एंड लवली क्रीम, इसको लगाइए, इससे आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ है, आपका भी ना हो पाएगा कुछ। हाँ, हमारा टर्नओवर जरूर बढ़ेगा, नहीं बिकेगा। सच बोलने से तो नहीं बिके, झूठ बोलने से बिके।
जमाने भर का झूठ बोलो कि पहले मैं बहुत दुखी था, फिर मैंने प्रोडक्ट यूज किया, फिर एकदम परिवार में, वाह। लेकिन हर एड में यही होता है कि पहले इंसान दुखी होता है, फिर प्रोडक्ट यूज करता है, फिर वो सब हैप्पीनेस आ जाती है। उस प्रोडक्ट के बिना जिंदगी अधूरी थी, और वो प्रोडक्ट आते ही बढ़िया, इधर पेंटिंग करा, इधर वाह हैप्पीनेस आ गई। क्या है पेंटिंग करा के हाथ पैर दुखते हैं घर के धोने के लिए? कुछ भी नहीं, सब 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 नकली। प्रोडक्ट में थोड़ा नकली चलता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इतना सा भी नकलीपन। कल आपने खरीद ली, नहीं भाई ठीक है यार 10-20 रुपए, और आपने जिंदगी भर की कमाई 50 लाख रुपए की एक, नॉट टॉलरेबल। शेयर बेचने के लिए भी एडवर्टीजमेंट तो लगेगा, 100% श्योर है, उसके बिना शेयर बिकेगा। जैसे ही कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है, उसका नाम कह देते हैं प्रोस्पेक्टस। शेयर पब्लिक को बेचने के लिए कंपनी जो एडवर्टीजमेंट करती है, उसका नाम क्या कह देते हैं? प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्टस में झूठ बोलना अलाउड? बेचारे कई लड़कों ने कई बॉटलें खाली कर ली, कुछ नहीं हो रहा है। इतना लगाया सर, इतना लगाया, मतलब क्या बताएं, पेट ही खराब हुए और कुछ भी नहीं हो पाया। तो साहब ये है ना, ये ठीक है। अब ये एक्स के लिए उन्होंने अलाउ कर, डिओड्रेंट के लिए अलाउ कर दिया सरकार ने, बट प्रोस्पेक्टस जो शेयर्स के लिए होगा ना, उसमें इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं चलेगी। प्रोस्पेक्टस में जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, चलेगा। सर इतना सच बोलना पड़ेगा तो फिर नहीं चलेगा यार। अब हम एक काम करते, सर एक आइडिया आया, मैं ना प्रोस्पेक्टस तो इशू करूंगा, पर उसका नाम कुछ और रख दूं, कि अगर मैंने उसको प्रोस्पेक्टस कह दिया, तो जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो शेयर कैसे बिकेगा? तो मैंने ना उसका नाम रख दूंगा डॉक्यूमेंट। प्रोस्पेक्टस ऊपर टाइटल क्या लिख दूंगा? डॉक्यूमेंट। या ऊपर लिख दूंगा सर्क्यूलर, या ऊपर लिख दूंगा एडवर्टीजमेंट, या ऊपर कुछ और लिख दूंगा प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल पेम्पलेट। कुछ भी, कुछ भी लिखूंगा मैं। सरकार ने बोला रोक, हम तेरे को प्रोस्पेक्टस की डेफ, प्रोस्पेक्टस मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच इज डिस्क्राइब्ड एज प्रोस्पेक्ट। जिसको तू खुद एडमिट करे कि ये प्रोस्पेक्टस है, वो तो पक्के में प्रोस्पेक्टस है। जिसको तू खुद एक्सेप्ट करे, करे क्लाउड्स बन, हाँ, चार बादल हैं, आई क्रेयॉन तो लाया नहीं मैं, बात नहीं, घर जाके कलर। जिसको तू प्रोस्पेक्टस कह दे, वो प्रोस्पेक्टस पक्का है। सुन, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस भी प्रोस्पेक्टस ही माना जाएगा। ए? सर ये लाल बुझक्कड़ प्रविवरण, ये क्या, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? पढ़ेंगे ना, इसी चैप्टर में पढ़ना, कहीं दूर नहीं जाना। और तो और इसमें शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी इंक्लूडेड है।
और तो और जो चाहे नाम दे दे, उसको नाम दे दे नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, डॉक्यूमेंट, तो जो बोल दे, जहां तूने पब्लिक को आवाज लगाई, शेयर 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 ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो, शेयर ले लो, बस वो प्रोस्पेक्टस। ट्रांसपोर्ट वाले आसिया पे खड़े, राजबड़ा राजबड़ा, ऐसे तुमने कहाँ पब्लिक को आवाज लगाई, शेयर्स वाला, इधर पब्लिक को इनवाइट करा, उधर इसको प्रोस्पेक्टस। और अगर ये प्रोस्पेक्टस है तो फिर, और सर प्रोस्पेक्टस भी और झूठ भी बोल दिया, अरे रे, तो बहुत बुरा, कर ही नहीं सकते। ये प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन। सर ये लोग ऐसे थोड़ा ढंग की ना सकते, ये तो मैंने फिर भी 5 हिस्से में तोड़ दिए, जब जॉब एयर एक्ट में तो गंदी लैंग्वेज में ही लिखते हैं स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स। ठीक है सर, ये प्रोस्पेक्टस है, मानिए आपकी। सर कोई और रास्ता है क्या प्रोस्पेक्टस के अलावा सिक्योरिटीज को इश्यू करने का, है ना? ये देखो, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है और वो आईपीओ, एफपीओ या ओएफएस लाना चाहती है, तो प्रोस्पेक्टस कंपल्सरी। इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, ऑफर फॉर सेल, फर्दर बोल दो, फॉलो ऑन बोल दो। सर मतलब क्या सर, म्हणजे काय? अरे बेटा, आई फॉर इनिशियल, कोई कंपनी अपनी लाइफ में पहली पहली बार शेयर्स इशू करे पब्लिक को, आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक, देन फर्दर पब्लिक ऑफर, दूसरी तीसरी बार। सर हम दूसरी तीसरी बार ना शेयर्स इशू, ओएफएस इस चैप्टर में आगे आएगा तो हम जरूर समझें। तो प्रमोटर के पास 70% शेयर है, वो चाह रहा है 20% पब्लिक को दे, तो ये सेकेंड हैंड शेयर बिकेंगे, अब बाजार में नए शेयर अलॉट नहीं हो। वसुकी से फैक्टर्स का आईपीओ, BSeindia.com, BSeindia.com पे जाओ तो जो आज की तारीख में पब्लिक इशू खुले हुए हैं वो देख सकते। ओएफएस मतलब सेकंड हैंड शेयर्स की सेल हो रही, ऑलरेडी अलॉटेड शेयर है। हाँ पढ़ेंगे ना, ओएफएस पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं, ये सब इसलिए तो लिस्ट बना रहे हैं कि ये पढ़ना है, पढ़ेंगे, और बहुत साल बाद नहीं, मतलब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी, ये पब्लिक है। सर इन सब बाल उड़ गए, कंपनी में पैसा लगाया था ना, ये दिया कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस नहीं, prospectus। तो पब्लिक ने, ये तो पब्लिक इशू हो गया, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। सर क्यों? क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 68 में लिखा है, चौथी कंडीशन, ये प्रोहिबिट्स इशू ऑफ इट्स सिक्योरिटीज टू पब्लिक, पब्लिक इशू अलाउड ही नहीं। हालांकि अब उसमें एक एक्सेप्शन आ चुका है, प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर लिस्टेड हो सकते हैं,
और उसको लिस्टेड नहीं, फिर भी उस कंपनी को अनलिस्टेड कंपनी कहा जाए। प्राइवेट कंपनी के डिवेंचर्स अगर पब्लिकली लिस्टेड हों तब भी वो प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड ही कहलाएगी, वो प्राइवेट ही मानी जाए। वो एक एक्सेप्शन है जो रियल लाइफ में बहुत कम ही यूज होता है। प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट इन्वेस्टर हैं। नहीं नहीं, हाँ प्राइवेट कंपनी का अभी आ रहे ना, उस पॉइंट पर। वेरी गुड, वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग, लाइक इट। सर हमको ना पब्लिक में इशू नहीं लाना है सर। सिर्फ क्या आपने एक तो मासा जी हैं और फूफा जी, जीजा जी। कल टीवी देख रहा था, एक ऐड आ रहा था, जीजा जी छत पर कोई है। मतलब छत पे एक चुड़ैल वुड़ैल है कुछ। जीजा जी को क्यों बताया जा रहा है मेरे को? शायद नया सीरियल कुछ कॉमेडी। क्या बच्चा है वो? शरीफ। सर ये मतलब अरे यार आपके रिश्तेदार, क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। नहीं सर, फ्रेंड रिलेटिव नहीं है। दुबई गए थे, एक वेंचर कैपिटल फंड के सामने प्रेजेंटेशन करके आए, पिचिंग करके आए। उनको हमारा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया, उन्होंने बोला वो पैसा लगाएंगे। ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट, 1 to 1 आपने किसी को कन्विंस किया और वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। जो आप सुनते हैं ना, वेंचर कैपिटल, एंजल फाइनेंसिंग, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग, कभी सुना है ऐसे जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उनमें से एक हारी कोई सुना है? आजकल क्या लोग नया आइडिया लेके आते हैं, एक तो लोगों को स्टार्टअप और नए बिजनेस में फर्क ही नहीं मालूम। भैया हमने ना घर के नीचे शटर उठा के नई किराने की दुकान, नया स्टार्टअप है। तो नया बिजनेस कहते हैं, स्टार्टअप उसको बोलते हैं जहाँ आइडिया नया हो, अलग हो। तो ये स्टार्टअप जितने भी ना बैंक लोन लेने जाए तो बैंक वाले लात मार के भगा दें इनको कि तेरे को खुद को ही नहीं मालूम है चलेगा कि नहीं चलेगा। और अगर चला तो बहुत दूर जाए। तो फिर इनके लिए ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के पास जाते हैं, बताते हैं वो कि देखो मैं आईआईटी आईएम हूँ, मैंने आईआईटी बॉम्बे किया है और आईएम अहमदाबाद किया है, और उसके बाद मैंने 5 साल स्विगी में नौकरी करी है, पूरी दुनिया में मार्केटिंग करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। और मैं एक नया प्रोडक्ट आइडिया लेके आया हूँ, वहां पे लगी लगाई 30 लाख की जॉब छोड़ करके, और मैंने अपना एक नया काम चालू करा है। अभी इसका कोई टेकर नहीं है, लेकिन आप मेरी कंपनी में शेयर खरीद लो, मैं आपको 20% स्टेक दूंगा, 5 करोड़ रुपए। तूने हाल कितना बेचा आज तक? ₹1 मेरे पास आइडिया है, मैं कर। तो आपके बैकग्राउंड को देखते हुए मान भी जाए, जैसे आप खड़े हो जाओ सर एक बहुत शानदार आइडिया, 100 करोड़ रुपए का स्टार्ट। तो आपके बैकग्राउंड को देख शायद कोई ना, उनके बैकग्राउंड के आइडिया से कन्विंस हो जाते हैं। कभी इसको देखना हो ना, इस चीज को, शार्क टैंक देखना। शार्क टैंक नाम की ऐसी वेब सीरीज, उसमें यही होता है कि एंटरप्रेन्योर आते हैं, अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं, जजेस बैठे होते हैं, वो इन्वेस्ट। वो कैसे होता है? वो इस प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब उसमें भी आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन देते तो हो उनको, लेकिन इसे पब्लिकली नहीं देनी पड़ती है। जिससे पैसा चाहिए बस उसको अपना प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट आपने दिया, एक डॉक्यूमेंट, ब्रोशर दिया, ये कंपनी है, ये एक सिंगल पर्सन है जो आपको अच्छा लगा, के पास बहुत पैसा था। अच्छा, ये फिर बोनस इशू, राइट इशू, शेयर इशू करने के तरीका ये भी है। अच्छा, एक और वेब सीरीज का नाम आ रहा है पिक्चर्स, ये भी इसी से रिलेटेड है, स्टार्टअप से रिलेटेड। हाँ मैं, अच्छा वो आपने बताया, इस पे नेटफ्लिक्स, टीवी, तो अब टेलीग्राम का ही सहारा है। फ्री है? अच्छा यूट्यूब पे है अवेलेबल। टीवीएफ, लेकिन वो डाल लेंगे टीवी में तो देखने लग जाएगा ना ये। टीवीएफ की साइट है, ऐप भी है, बढ़िया, अच्छा बताया आपने, देख।
टीवीएफ पिक्चर्स। आपने कौन सी बताई थी? मैंने बोला था शार्क, SHARK, शार्क, शार्क टैंक। हाँ जी, बोनस इशू, राइट इशू, ये भी शेयर इशू करने का एक तरीका है। जैसे शार्क टैंक अभी मत देखना, जब तुम बोलते तब कर ले। बोनस इशू, राइट इशू, ये भी शेयर इशू करने का एक तरीका है। इसमें क्या होता है, ना तो पब्लिक है ना कोई इंडिविजुअल बाहर वाला है, एग्जिस्टिंग मेंबर को बोलते तू मेंबर है, बोले हाँ ले फ्री में और शेयर। अरे वाह तो भाई साहब, एग्जिस्टिंग मेंबर को बोलते तू मेंबर है, हाँ, बोले एक काम कर तेरे को सस्ते में देंगे, 10 वाला शेयर 100 में बिकता है बाजार में, तू 80 में ले ले। 10 वाला शेयर मार्केट में 100 वैल्यू है, तू 80 में ले ले। राइट इशू। अभी जो सबसे बड़ा एक लेटेस्ट राइट इशू आया है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, इसी मार्च 2020 के बाद में ही आया राइट इशू। अब भारी करोड़ों रुपए का राइट इशू लेकर के आए। वो एग्जिस्टिंग मेंबर को उन्होंने बोला और शेयर लोगे? हाँ, 11 ही है, भाई की कंपनी है, देश चलाते हैं वो, चलाते हैं। तो फिर ठीक है, ले लेते हैं। राइट इशू, बोनस। यहाँ ये कंपनी है खुद को ही शेयर दे रही है, खुद ही के मेंबर्स को शेयर, या तो फ्री में दे रही है तो बोनस, और सस्ते में दे रही है तो राइट। फ्री में दे तो बोनस और सस्ते में दे तो राइट। इस तरह से शेयर इशू होते हैं। देख लो आप प्रॉस्पेक्टस कहाँ है और कहाँ नहीं, दिख रहा है आप? प्राइवेट कंपनी में तो प्रॉस्पेक्टस है ही नहीं, पब्लिक कंपनी के प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं है, पब्लिक कंपनी के बोनस इशू में नहीं है, पब्लिक कंपनी के राइट इशू में नहीं है, पब्लिक कंपनी के पब्लिक इशू में है, चाहे वो पहली बार आए, दूसरी बार आए, चाहे सेकेंड हैंड शेयर बेचे जाए। सेक्शन 24 हटा दिया सिलेबस से। आओ, छोटा सा था, आसान था, और अब हटा दिया तो हटा दिया। एक बहुत गंदा सेक्शन है अब, वो है सेक्शन 25, रियल लाइफ में एकदम यूजलेस, और मुझे उस पर कम से कम आधे घंटे का टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है कि मुझे उसके सारी तहें खोल के आपको समझाना पड़ेगा। और फिर आपको भी इतना मजा आएगा ना, भर भर के उस पर मन के घोड़े दौड़ा के क्वेश्चन पूछो, फिर मैं भी बना बना के जवाब फेंकूंगा, कोई चेक करने वाला ही नहीं कि जवाब सही, कि ऐसा तो होता ही नहीं जैसा आप पूछो। और पढ़ेंगे क्या करें, सिलेबस का हिस्सा कल। ठीक है, थैंक यू। टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो, एक एमसीक्यू टेस्ट लूंगा मैं पहले। डाउट है? नहीं, फर्स्ट चैप्टर वैप्टर नहीं, 1 से 43 का होता है पहला टेस्ट में। इसमें 1 से 23 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो ये तो पढ़ के रखो ही, बचे हुए 20 भी जैसे ही खत्म होंगे टेस्ट हो जाएगा। जिस दिन 41 सेक्शन 42 सेक्शन खत्म होगा, उस दिन के अगले दिन टेस्ट होगा, अभी से बता रहा हूं। और ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, बस आप पढ़ाई करो।